सबसे पहले सुशांत जी, मैं आपसे जरा सीधा सवाल यहां रखना चाहती हूं, क्या अमेरिका वाकई सेना उतारेगा या ये सिर्फ एक रणनीति है, दबाव बनाने की कोशिश है? ये तो ट्रम्प से आपको पूछना पड़ेगा, हम क्या बता सकते हैं। वो ऐसी ऐसी हिमाकतें करते हैं तो एक और भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सेना किस मात्र मतलब उसकी मात्रा क्या होगी? अगर सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को वो डालते हैं ईरान की रणभूमि में, तो वो स्पेशल फोर्सेस क्या करेंगी? वो या तो साबोटाज ऑपरेशंस कर सकती हैं या असैसिनेशन ऑपरेशंस कर सकती हैं। वो क्या किसी जमीन के ऊपर कब्जा करके वो कब्जे को रिटेन कर सकती हैं? और फिर जो एक छापामार युद्ध शुरू होगा उसको कैसे संभालेंगे? अभी आप लोग रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है उसके अराउंड वो कोई ऐसा अपना कब्जा कर लेंगे ताकि वहां पर सुरक्षा मुहैया कर सकें। लेकिन स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को अगर ब्लॉक करना हो तो वो आप 150-200 किलोमीटर दूर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ड्रोन्स हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं, आपके पास और सिस्टम्स हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ तो वो जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे अचीव क्या करेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज ये है, और जो मेरे ख्याल हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हमारे कई बार हमारे विश्लेषण में हम लोग ये दिखाते हैं कि ईरान जो है वो बिल्कुल इनविंसिबल पावर है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन मेरे ख्याल हम लोग शायद कई बार भूल जाते हैं कि शिकस्त सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत सारी फौजें अंदर घुस रही हैं और शिकस्त दे रही हैं। ईरान पहले भी कई बारी दूसरों के कब्जे के नीचे आया हुआ है। लेकिन इशू ये होता है कि आंतरिक कलह कितना पैदा कर सकता है अमेरिका। और जो अभी वहां पर सरकार है देखिए उसके सुशांत, अंदर। जरा आपको रोक रही हूं, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजराइल और अमेरिका को ईरान की ताजा धमकी है। यानी धमकियों का दौर चल नहीं रहा है, हट नहीं रहा है पीछे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान की इजराइल और यूएस को ये धमकी है, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम झुकने वाले नहीं हैं, ये हमला हम और बढ़ाएंगे। अमेरिका अपनी बातें कह रहा है, ईरान अपनी बातें कह रहा है, इजराइल अपने हमले, तो ये हमले भी चल रहे हैं, चेतावनियां भी चल रही हैं। और सुशांत जी से जो मैंने सवाल पूछा था वो इसलिए भी क्योंकि क्या होता है कि कई बार वॉर में आप एक नरेशन सुमित बनाने की कोशिश करते हैं, और आप वो नरेशन ऐसा बनाते हैं, आप एक दबाव की रणनीति करते हैं। हो सकता है क्योंकि अमेरिका का अगर हम इतिहास भी उठाकर देख लें तो वो इतिहास दिखाता है कि जमीन पर उतरना इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंज लाता है, और बहुत अमेरिका को उससे नुकसान भी हुआ, और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आप इराक जैसी तुलना नहीं कर सकते ईरान के लिए। तो ऐसे में ये पॉसिबल है क्या? प्रणय भी हमारे साथ, उनसे आगे हम इस पर रिएक्शन लेंगे। सुमित जल्दी से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है अर्पिता कि ईरान वो नहीं है जो आप इराक को समझे, वेनेजुएला को समझे, गाजा को समझे, किसी देश को समझे। इतने सैंक्शंस हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को ऐसा बेहतर बनाया जिसको ना सिर्फ रशिया बल्कि कई मुल्कों ने इस्तेमाल किया। अपने प्रॉक्सीज को लगातार सशक्त किया, अपने प्रॉक्सीज को रीजन में क्रिएट किया। फिर ड्रोन्स की बात कर लीजिए, तो अब मान के चलिए कि अगर वो लगातार इनके साइलोज को अटैक करते हैं, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं, आप उनके बड़े बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस उन्होंने अचीव कर लिया है, जो तकनीक उनके पास मौजूद है, जो इनरिच यूरेनियम उनके पास है, क्या वो अमेरिका अपने कंट्रोल में ले सकता है? देखिए उसको स्लो डाउन करना आसान है, उसको आप उस प्रक्रिया को स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो तकनीक उनके पास मौजूद है क्या आप उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं? उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ईरान के अंदर आप आईआरजीसी की बात कर लीजिए, उनके टेक्नीशियंस की बात कर लीजिए, साइंटिस्ट की बात कीजिए, पूरे देश में एक ही फोकस है पिछले कई सालों से कि हमको यह अचीव करना ही है, क्योंकि हमारे लिए यह सर्वाइवल का मैटर। और अब पिछले 2025 से 2026 में एक साल में जब आप 2 बार संघर्ष ऐसा देख लेते हैं, आप लगातार अपने सुप्रीम लीडर को खो देते हैं, पूरी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया जाता है, तब आपके लिए और ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे निश्चित तौर पर है कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये स्लो डाउन होगा, ईरान फिर से उस प्रोसेस में लगेगा। ईरान अब पूरी कोशिश करेगा कि जरूरत से जल्दी उन सारी चीजों को अचीव कर लिया जाए। प्रणय, जरा आप बताइए, क्योंकि अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है, बूट्स ऑन ग्राउंड जिसका जिक्र हो रहा है, संकेत दिए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं, अगर इधर उतरते हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत फिर इसको मान लेंगे क्या? देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कई लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पहले से चल ही रहा है, क्योंकि बीते कई लंबे समय से हम बहुत सारे देशों को संघर्ष में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध मतलब 2 बड़े देश या 2 महाशक्तियां, चाहे चीन और अमेरिका हो जाएं, रूस और अमेरिका हो जाएं, वैसी स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईरान के लिए बचाव के अंदर कोई भी तीसरा देश फिलहाल सैनिक ताकत के साथ नहीं उतरने जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप किसी भी देश की जमीन के ऊपर तब तक नहीं उतारते हैं अपने फौजियों को जब तक कि आपको इस बात का आश्वासन नहीं हो जाए कि वहां पर उनका नरसंहार नहीं होगा, वहां पर स्थिति ऐसी नहीं होगी जो इसे नियंत्रण में लिया जा सके। अभी वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ईरान की जिस सत्ता को, जिस रिजीम को हटाने की कोशिश अभी अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, वो अभी भी एंट्रेंच्ड है, अभी भी वो मौजूद है और कई लेयर की वो सत्ता है। इसलिए केवल बमबारी से किसी देश की सत्ता को बदलना तो दूसरे विश्व युद्ध में नहीं हो पाया, जब जर्मनी के ऊपर, बर्लिन के ऊपर इतनी जबरदस्त बमबारी की गई थी और उसके बाद जो है अंत में फतह तब तक हासिल नहीं हुई जब तक कि सोवियत संघ की जो सेनाएं थी वो बर्लिन के अंदर दाखिल नहीं हुई। तो अल्टीमेटली किसी भी देश के अंदर सत्ता परिवर्तन इंश्योर यदि आपको करना है तो उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ता है। लेकिन यहां एक हाइब्रिड चीज की कोशिश की जा रही है कि सत्ता को, जो सत्ता का प्रतिष्ठान है, संस्थान है ईरान में, उसको इस कदर झकझोर दिया जाए, इस कदर चरमरा दिया जाए कि उसके बाद जो वहां के राइवल फैक्शंस हैं, वहां की के जो विद्रोही गुट हैं, वो आ जाएं और एक क्वैगमायर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, या हिंदी में हम कहें तो उसको आप एक मुश्किल हालात का दलदल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर पूरी व्यवस्था चरमरा जाए। बड़ा खतरा यहां पर इस चीज को लेकर है कि ईरान कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। ईरान में अलग अलग पहचान है, ईरान में पर्शियन पहचान वाले लोग भी हैं, अजेरी भी हैं, वहां पर बलूच भी रहते हैं, कुर्द भी वहां पर मौजूद हैं। तो उन तमाम के बीच में कहीं आपसी अगर संघर्ष हुआ, ईरान के टुकड़े हुए, तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक बड़ी अस्थिरता का दौर शुरू होगा। ऐसे में सवाल यह है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका आखिर किस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रिटर्न मानेंगे, कहां से वो रिटर्न करेंगे, इसको लेकर काफी एनालिस्ट के अंदर बहस चल रही है। ये बात बिल्कुल सुशांत सरीन ने एकदम ठीक कही कि ईरान इनविंसिबल तो नहीं है, लेकिन ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपनी जमीन पर लड़ रहा है और ईरान का भूगोल ऐसा है कि वो इस लड़ाई को लंबा खींच सकता है। अगर आप देखें तो ईरान पूरी स्ट्रैटेजी में यही कोशिश कर रहा है कि वो वॉर ऑफ आर्ट्रिशन लड़े। इस लड़ाई को जितना लंबा खींचेगा उसमें उसको लाभ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए आपको नौसेना की जरूरत नहीं है, अब केवल भय से वो बंद हो गई है। इसमें आप देखें कि जितनी जो शिपिंग फाइनेंस कंपनियां हैं या शिपिंग जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया है। ये तमाम जहाज इलाके में जा नहीं रहे हैं और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि इस इलाके से जो भी गुजरा वो निशाने पे आ सकता है। तो केवल भय से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय बंद है। सबसे बड़ा संकट इन तेल उत्पादक देशों के सामने है, क्योंकि कुवैत के पास में केवल 14 दिनों का तेल भंडारण की क्षमता है। और तेल में ऐसा नहीं होता कि तेल का उत्पादन यदि आपने आज बंद किया तो अगले दिन से आप फिर चालू कर पाएंगे लाइट के स्विच की तरह। उसको रीओपन करने में, रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर है, यानी नुकसान आपको हो इसका एहसास दिलाने की जो लड़ाई ईरान लड़ रहा है, उसमें काफी हद तक नुकसान हुआ है। और एक लास्ट बात मैं कहूंगा कि विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने यह कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ उनका लगातार संपर्क बरकरार है। ये आर्थिक मोर्चा तो है ही जनरल कुलकर्णी, क्या अमेरिका भी इस लिहाज से सोच रहा है? क्योंकि यहां पर अगर आप ये कह रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है, एक तरफ दोनों तरफ से हमला हो रहा था, वो सब हम देख रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका ये कह रहा है तो इराक में भी उसने देखिए 15 दिन के अंदर ही वो बैनर लगा दिए थे कि उनका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन वो युद्ध कैसे 20 साल छिड़ा वो सब हम सब ने देखा। ईरान 4 गुना बड़ा है सर, फिर भी अगर आप ये करने की हिम्मत करते हैं, क्या अमेरिका ये करने की हिम्मत करेगा? क्योंकि आर्थिक नुकसान सिर्फ बाकी देशों को नहीं, अमेरिका को भी बहुत होगा। क्या जनता साथ देगी उसका? बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। प्रणय ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। बात यह है कि ईरान में आज की तारीख में जोश है, जज्बा है, जुनून है, पर वो उसमें ताकत नहीं है जो अमेरिका के सामने वो खड़ा हो सकता है। जरूर युद्ध को खींचने की काबिलियत जरूर रखता है और उनके जो सुप्रीम लीडर की हत्या हुई है उसके बाद एकजुट होने में ईरान की काफी हद तक मैं कहूँगा सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन बस वही तक। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के अंदर जिस तहत अमेरिका लगातार ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उनको घुटने पे टेकने की कोशिश करेगा, मकसद अमेरिका का यह है कि जल्दी से जल्दी ईरान कैपिचुलेट कर जाए। पर ईरान इतने जल्दी कैपिचुलेट करेगा नहीं, क्योंकि चुटपुट करेगा। प्लस उसने अपने प्रोविंसेस को बता रखा है कि आप अपने इसके ऊपर है, जो चाहे जैसे करे। उनके बीच में भी, लीडरशिप के बीच में भी जिस तरीके से आवाजें अलग अलग उठ रहे हैं, क्या चाहते हैं कि कोई ना कहीं एक तरीके से दिखाया जाए, माफी तो नहीं पर लेकिन कम से कम अपना दर्द बताया जाए कि हमने जो वेस्ट एशिया के देश है बाकियों को उनके उन्होंने हमला करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे हमला की। लेकिन जिस प्रकार से IRGC लगातार ये सोचते हैं कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और ये जो कट्टर मानसिकता की सोच है, ये जब तक ईरान के अंदर है
तब तक ईरान लगा रहेगा, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की तारीख में ईरान के पास वो जो उसके पास कामयाबी पाने के लिए मिलिट्री आर्सेनल होना चाहिए वो नहीं है। चाहे उसमें लीडरशिप की कमी है, चाहे उसमें आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, उसके बाकी टॉप लीडरशिप खत्म है। वो खुद भी अपने सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट करने में कतरा रहे हैं, ये सोच करके कि वो भी मारा जाए इसी के इसमें। तो ये जो अलग है, एक ये ठीक है, जो 1980 के सैंक्शंस के बाद लगातार ईरान ने अपनी तैयारी की है, वो तैयारी वो नहीं है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकी संगठन किस प्रकार से दूसरे के ऊपर